हेलो। नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। मैं एक बार फिर से मनीष शर्मा आपके इस श्याम अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। तो आई होप कि आपने पिछला सीज़न ज़रूर देखा होगा और मुझे भी देख के काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि आपका रिस्पांस काफ़ी ज़्यादा एडमायर करने जैसा था और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने सोची नहीं थी जो चीज़ हो गई। नहीं, किसी ने नहीं सोचा था कि आपकी फर्स्ट क्लास के अंदर आप मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट करोगे। और अब उसी क्लास को कंटिन्यू रखते हुए अपने बात करेंगे आगे की तरफ। लेकिन पिछली क्लास में मैंने 2 क्वेश्चन पूछे थे और उन क्वेश्चन को एक साथ अपने बात करेंगे। तो लास्ट क्लास के अंदर मैंने जो पहला क्वेश्चन पूछा था, सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट बताने थे, और इन सवालों के अंदर मैंने एक रिस्ट्रिक्शन भी दिया था कि जो सब्जेक्ट मैंने क्लास में बताए थे उनके अलावा अपने को दूसरे बताने थे। तो जैसा कि लास्ट क्लास के अंदर अपनों ने देखा कि सिंगुलर के अंदर अपनों ने एक तो देखा था ही को, एक देखा था शी को, एक देखा था इट को और एक देखा था किसी के नेम यानी कि नाम को। और प्लूरल में अपनों ने इन चारों को देखा, वो थे एक तो है आई, एक है वी, एक है यू, एक है दे। क्लियर होगी बात अपनी। अब इनके अलावा जो सब्जेक्ट्स होते हैं, तो पहली बात याद रखना, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर सिंगुलर नाउन भी कैसा सब्जेक्ट होती है, सिंगुलर सब्जेक्ट होती है। और प्लूरल नाउन भी कैसा सब्जेक्ट होता है, प्लूरल सब्जेक्ट होता है। उसके बाद में अगर मैं कहूं कि कोई चीज अनकाउंटेबल है, कोई नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल। कोई नाउन क्या है, अनकाउंटेबल है, तो वो भी कैसा नाउन होगी, सिंगुलर नाउन होगी। जैसे आपने सुना होगा कर्ड यानी कि दही, मिल्क दूध, वाटर, सैंड, लैंड, ये सारी की सारी नाउन क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। क्योंकि ना तो इन्हें आप काउंट कर सकते हो, इन्हें सिर्फ और सिर्फ क्या किया जा सकता है, मेजर किया जा सकता है। तो अब आगे अगर अपने बात करें तो आगे अपने देखेंगे, तो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा था, उस क्वेश्चन को अपने बीच क्लास में डिस्कस करेंगे। और पहले एक बार अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं वरना क्लास काफी ज्यादा लेंदी हो जाएगी। अगले टॉपिक के अपने ने लास्ट क्लास में अपनों ने सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया था, और अब अपने को बात करनी है किसकी, वर्ब की। अब एक बात याद रखना, इंग्लिश सेंटेंस के अंदर या कहूं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है तो वो करता है कौन, वर्ब। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, वर्ब प्ले करता है। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या इंग्लिश सेंटेंस में सब्जेक्ट ना हो तो क्या वो सेंटेंस बनेगा या नहीं बनेगा, व्हाट्स योर आंसर, टेल मी। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट नहीं है तो क्या आपका वाक्य सही होगा या गलत होगा। और लगभग बच्चे यही कहेंगे कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आपके पास सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो इसका मतलब आपका सेंटेंस गलत है, यही होगा आपका आंसर। लेकिन मेरे मुन्नो इस चीज का भी ध्यान रखना कि अगर आपके सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट ना हो तो भी आपका वाक्य बन सकता है। जैसे मैंने लास्ट टाइम में एक सेंटेंस बताया था, वो था इंपेरेटिव सेंटेंस। और याद रखना इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर, वो सब्जेक्ट का यूज नहीं होता।
अब इंपेरेटिव सेंटेंस होते कौन कौन से हैं? तो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर ये सेंटेंस सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले हो सकते हैं। जैसे मैं कहूं सिट डाउन, नीचे बैठो, कीप काम या कीप क्वाइट, कीप क्वाइट, चुप रहो, डोंट टॉक टू मी, डोंट टॉक टू मी। ये सारे के सारे सब्जेक्ट सेंटेंस आपके सही हैं, लेकिन इनमें एक चीज का ध्यान रखना कि कहीं भी मैंने सब्जेक्ट का यूज नहीं किया है। अब बात करते हैं अपने आगे, और आगे अपने क्या चीज याद रखेंगे? अगला क्वेश्चन कि क्या एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो? ऐसा पॉसिबल है क्या? क्या आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट ना हो तो क्या वो वाक्य सही होगा या फिर गलत होगा? तो चलिए अपने देखते हैं। मैं कहता हूं अगर आपके सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं है तो भी वाक्य बन सकता है, और अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो भी वाक्य बन सकता है। चलिए आज की तक अपनों ने जो भी चीज पढ़ी है उन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता हूं और मुझे उसका एक आंसर देना है। आप मुझे उसका आंसर दोगे। जैसे मैं कहूं आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाजार जा रहा हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कहां है, वेयर इज द ऑब्जेक्ट, ये आप मुझे बताओगे। तो आपका आंसर आएगा कि सर इसमें ऑब्जेक्ट नाम की वस्तु है, ये है ना। लेकिन मेरे भाई साहब, मेरे बच्चों, मेरे लाडलों, आपका ये आंसर भी क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा वही होगा जो वर्ब के अंदर व्हाट और whom का आंसर दे, व्हाट और whom का आंसर दे, यानी कि क्या का और किसको या किससे, किसको या फिर किससे, इन दोनों सवालों का जवाब दे तो वही आपका क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। अब एक बार देखते हैं, अगर मैं पूछूं क्या जा रहा है तो आपका आंसर आएगा या नहीं आएगा? तो आप कहोगे कि सर हमारा आंसर नहीं आएगा। और अगर मैं पूछूं कि किससे जा रहा है तो भी आपका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। और अगर आपसे पूछा जाए किसको जा रहा है तो भी आपका आंसर नहीं आएगा। तो इसका मतलब इससे आंसर नहीं आया, इससे आंसर नहीं आया, इससे भी नहीं आया, तो इसका मतलब यहां पर अपने पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं, अपने पास ऑब्जेक्ट है ही नहीं। तो क्वेश्चन ये बनेगा कि सर ये मार्केट क्या है? फिर तो मार्केट है मेरे मुन्नो एडवर्ब। मार्केट क्या है आपकी? एडवर्ब है। और एडवर्ब भी कैसी? एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्यों? क्योंकि ये कहां का आंसर दे रही है, क्योंकि ये किसका आंसर दे रही है? कहां का आंसर दे रही है। अगर आपसे एक और सेंटेंस लेकर के चलते हैं, जैसे मैंने कहा इंडिया गोट फ्रीडम, इंडिया गोट फ्रीडम इन 1947। अगर आपसे पूछा जाए कि इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट कहां है तो 90% बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें लगभग यही लगता है कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है ना। और कुछ बच्चे ये कहेंगे कि सर फ्रीडम, और कुछ बच्चे कहेंगे इन 1947। यही आंसर होंगे। अब एक बार कमेंट में ये बता देना कि कितने बच्चों का फ्रीडम आंसर था और कितने बच्चों का 1947 आंसर था। तो अगर जिन बच्चों का फ्रीडम आंसर है वो बच्चे एक बार खुद के लिए क्लैपिंग कर ले, बिकॉज आपका आंसर एकदम सही है। कैसे? कि अगर मैंने पूछा कि इंडिया को मिली, इंडिया को
मिली। और अगर मैं इस वर्ब से क्वेश्चन पूछूं व्हाट से, तो आपका आंसर आ जाएगा क्या मिली, तो आप कहोगे कि सर आजादी मिली। क्या मिली? आजादी मिली। और जिन बच्चों ने 1947 को आंसर बताया, इसका मतलब आपका ये आंसर गलत है। तो सर ये क्या है? ये भी मेरे बच्चों एडवर्ब है। और ये एडवर्ब कौन सी है? एडवर्ब ऑफ टाइम, क्योंकि ये आंसर किसका करेगी? कब का करेगी। ये आंसर किसका करेगी? कब का करेगी। चले आगे। आई होप आपको ऑब्जेक्ट के बारे में समझ में आया होगा, लेकिन अपना टॉपिक था वर्ब, है ना। और कंक्लूजन यही था कि सर सब्जेक्ट के बिना वाक्य बन जाएगा, ऑब्जेक्ट के बिना वाक्य बन जाएगा, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपका, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या वर्ब के बिना वाक्य बनेगा, क्या वर्ब के बिना वाक्य बनेगा क्या, तो आपका आंसर आएगा हाँ। और जिन बच्चों का हाँ आ रहा है, तो एक बार कोई भी सेंटेंस सोच करके देख लेना जिसके अंदर वर्ब नहीं हो। जैसे मैंने दो एग्जांपल जो लिए थे उन्हीं को एक बार दोबारा से देखते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम रीडिंग अ बुक, मैं क्या कर रहा हूं? एक बुक को पढ़ रहा हूं। मैं क्या कर रहा हूं? एक बुक को पढ़ रहा हूं। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और ये आपकी क्या है? सॉरी, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये आपका क्या है? वर्ब है। अब अगर मैं इस सेंटेंस के अंदर इस वर्ब वाले सेक्शन को इरेज कर दूं, तो क्या लगता है आपका कोई सेंटेंस का सेंस रहेगा या नहीं रहेगा? आई अ बुक, मैं बुक हूं। क्या आपका कहने का मतलब यही था क्या कि मैं एक बुक हूं? हालांकि ये सेंटेंस वैसा भी नहीं बना कि मैं एक बुक हूं, क्योंकि इसमें भी आपको वर्ब की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो याद रखना मेरे मुन्नो कि अगर आपके सेंटेंस में, अगर आपके सेंटेंस में, सीधा ही पॉइंट लिख देता हूं कि इंग्लिश सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकते। इंग्लिश सेंटेंस वर्ब के बिना नहीं बन सकते। नहीं बन सकते। और अगर आपसे पूछा जाए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो आप हिंदी वाली बोलोगे कि सर किसी काम का होना या किसी काम का करना ही क्रिया होती है, यही बात है। लेकिन मेरे दोस्त, हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं ना कि हिंदी, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें चेंज रहेगा। और वो चेंज क्या कहता है? चेंज कहता है कि verb is a word, verb is a word। verb क्या है? एक शब्द है। verb क्या है? एक शब्द है। that is used to show time, action, feeling, expression, situation, condition, position, etc। वर्ब एक ऐसा शब्द, एक ऐसा वर्ड है जो क्या करता है? किसी की टाइम को, किसी एक्शन को, किसी फीलिंग को, किसी एक्सप्रेशन को और किसी सिचुएशन को दर्शाता है। अब एक एग्जांपल ये भी देखते हैं कि सर ये सब कैसे होता है। तो अगर मैं बात करूं टाइम की, अगर मैं बात करूं टाइम की,
तो एक चीज देखना, ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है, एक डॉक्टर है। सॉरी आपको दिखाई नहीं दे रहा इस चीज के अंदर, थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। ही इज अ डॉक्टर। अब ये देखो इज वर्ड क्या डिनोट कर रहा है, तो आप कहोगे कि सर टाइम डिनोट कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपने बचपन से पढ़ के आए हैं इज जो है प्रेजेंट टाइम को डिनोट करता है। अगर इसी की जगह मैं ये कर दूं ही वॉज अ डॉक्टर, वो क्या थे, एक डॉक्टर थे, तो आप कहोगे कि सर ये भी बात आपकी सही है। टाइम का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूं तो पोजीशन को भी ये क्या करता है, डिनोट करता है, लेकिन उससे पहले एक एक्शन को भी अपने मान के चलते हैं। एक्शन कैसे डिनोट होता है, तो मेरे लाडलों आप कहोगे जैसे मैंने कहा ही प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। ही राइट्स अ लेटर, वो लेटर को लिखता है। अगर मैं कहूं ही सेट डाउन, ही सेट डाउन, वो नीचे बैठा था। ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क, ही हैज कंप्लीटेड हिज वर्क। तो यहां पर ये जो वर्ब है ये किसे डिनोट कर रही है, इंसान के एक्शन को डिनोट कर रही है। तो बताओ ये एक्शन वाला कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हुआ या फिर नहीं हुआ? चलो आगे चलते हैं। तीसरा कॉन्सेप्ट भी अपने याद रखते हैं। अब आगे के कॉन्सेप्ट में आप क्या देखोगे कि सर फीलिंग कैसे डिनोट करेगा। बात करते हैं अपने फीलिंग की। फीलिंग कैसे डिनोट करता है, किसी के भाव को डिनोट करना। जैसे मैं कहूं आई लव राइडिंग, आई लव टीचिंग कर लेते हैं अपने, आई लव टीचिंग, मुझे पढ़ाना पसंद है, एंड रीडिंग, और पढ़ना भी पसंद है। ही हेट्स लेडी फिंगर, लेडी फिंगर का मतलब यहाँ पे भिंडी से है भैया, कहीं सी देवी की अंगुली मत समझ लेना। वो भिंडी को क्या करता है, नफरत करता है। तो कहीं ना कहीं आप ये चीज नोटिस करोगे कि ये चीजें क्या बता रही है, ये चीजें बता रही है मेरे मुन्नो एक्सप्रेशन, सॉरी फीलिंग को बता रही है। चले आगे। सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन, जैसे अपने लास्ट में देखा था ही वॉज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर, आई एम अ टीचर, यू आर अ स्टूडेंट। ये सारे के सारे एग्जांपल्स जिसके अंदर वर्ब जो है किसी की पोजीशन को, किसी की कंडीशन को, किसी की सिचुएशन को डिनोट करते हैं। तो यहां तक बताओ मुझे डेफिनेशन से रिलेटेड किसी भी बच्चे को कोई डाउट आया हो तो चलिए एक बार मैं साइड हो जाता हूं ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सके और मैं आगे बढ़ सकूं। तो देखिए अब आगे अपने क्या बात करेंगे, आगे अपने देखेंगे कि वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप्स ऑफ वर्ब, टाइप्स ऑफ वर्ब, एक बार मैं आपको इन सभी टाइप्स के नाम बताऊंगा और इसके साथ बेसिक अपने को स्टार्ट करना है, क्योंकि अपने टॉपिक का नाम ही बेसिक इंट्रोडक्शन से है, जहां पर मैं आपको थोड़ी थोड़ी करके पूरी ग्रामर की नॉलेज आपको दे सकूं। तो सबसे पहले आप देखोगे टाइप्स ऑफ वर्ब के अंदर एक तो वर्ब आप देखोगे ट्रांजिटिव वर्ब और इनट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब।
सेकंड आप देखोगे फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट, नॉन फाइनाइट, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब। फिर आप देखोगे रेगुलर वर्ब और इररेगुलर वर्ब, रेगुलर एंड इररेगुलर वर्ब। उसके बाद में आप देखोगे डमी वर्ब, डमी के बाद में आप देखोगे कॉजेटिव वर्ब, लेकिन आज अपने सिर्फ और सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन में बात करेंगे तो एक बार अपने देखेंगे हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। आज का अपना टॉपिक यही होगा, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। चलें आगे। आई होप आपको अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ज़्यादा स्ट्रेस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बेसिक बात कर रहे हैं। ये नाम सिर्फ और सिर्फ लिखवा दिए क्योंकि जब आप अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर वर्ब के बारे में डिस्कस करेंगे तो कहीं आपको ऐसा ना लगे कि ये नाम हमने पहले कभी सुने ही नहीं है। लीजिए स्क्रीनशॉट और चलते हैं आगे। तो अपने को बात करनी थी वर्ब के टाइप और बेसिक टाइप अपने को सीखने थे, तो 1 और 2। तो पहला मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, पहला मैंने कहा था हेल्पिंग वर्ब, और दूसरी अपने ने बात की थी मेन वर्ब। दूसरी अपनी बात करेंगे किसकी, मेन वर्ब की। अब एक बार इन चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कशन हो जाए। हेल्पिंग वर्ब के बारे में क्या जानते हो भी? What do you know about helping verb and what do you know about main verb? तो आप सिर्फ और सिर्फ एक बात कहोगे सर हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। वेरी गुड, हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया। और अगर आपसे पूछा जाए मेन वर्ब क्या होती है तो आप कहोगे मुख्य क्रिया। ये भी बात आपकी बहुत बढ़िया है, शानदार। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इसको यूज करना जरूरी है क्या, इनमें से कौन सी ऐसी वर्ब है जिसको यूज करना जरूरी है, ऐसी कौन सी वर्ब है जिसको आप यूज ना करो तो भी आपका काम चल जाएगा? अगर करोगे तो उसके पीछे का रीजन है। तो आपका आंसर आएगा कि सर हेल्पिंग वर्ब का हर सेंटेंस में यूज नहीं होता। जैसे आप पीछे वाले सेंटेंस देखोगे तो मैंने कुछ एक सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया। इस चीज को अपने डिटेल में और समझेंगे। जैसे कि अगर आप हेल्पिंग वर्ब को यूज करते हो तो इसका मतलब रीजन क्या है, आप वहां पर टाइम एंड एक्शन को डिनोट कर रहे हो, टाइम और एक्शन को डिनोट कर रहे हो। क्लियर होगी बात अपनी? और जो चीज टाइम और एक्शन को बताएगी कहीं ना कहीं वो क्या बताएगी, टाइम को भी बताएगी। तो इस बात का याद रखना हेल्पिंग वर्ब का यूज क्यों होता है। तो हेल्पिंग वर्ब का यूज सेंटेंस में टाइम, टाइम के साथ एक्शन और इन दोनों को दिखाने वाले टेंस को भी रिप्रेजेंट करने का काम कौन करती है, हेल्पिंग वर्ब करती है। जैसे मैं अगर आपसे पूछूं, एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो पहला एग्जाम्पल इस चीज को बताएंगे क्या इसका यूज जरूरी है, तो मैंने कहा नहीं। क्यों? क्योंकि आपने सेंटेंस सुना होगा ही ऑलवेज आस्क्स मनी, वो हमेशा पैसे ही मांगता रहता है ना, वो हमेशा पैसे ही मांगता रहता है। तो इस सेंटेंस के अंदर क्या हेल्पिंग वर्ब है क्या? तो आप कहोगे कि सर इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अब आप क्यों कहोगे? क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब दिखाई ही नहीं दे रही। और अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इसको यूज करना हो तो इसका पर्पस क्या होगा, तो टाइम और एक्शन बताएगा। जैसे मैंने कहा आई एम
प्लेइंग क्रिकेट। और इसी तरह आप इस सेंटेंस में देखोगे कि हेल्पिंग वर्ब है क्या, तो हाँ है। आप कहोगे सर एम प्लेइंग क्या है, अपनी हेल्पिंग वर्ब है। और क्या हो अगर मैं एम प्लेइंग की जगह कुछ और वर्ड यूज कर लूं, जैसे मैंने कहा आई ब्लैंक स्पेस क्रिकेट। अब इस ब्लैंक स्पेस में अगर मैं वॉज प्लेइंग कर दूं, अगर इस ब्लैंक स्पेस में मैं वॉज प्लेइंग कर दूं तो सेंटेंस में क्या फर्क पड़ेगा भाई? तो आप कहोगे कि सर सेंटेंस के अंदर फर्क पड़ा किसमें? टाइम में। किसमें फर्क पड़ा है मेरे बच्चों? तो आप कहोगे कि सर टाइम में फर्क पड़ा है। और टाइम में फर्क कैसे पड़ा है? तो आप इस चीज को ध्यान रखना कि यहां आप खेल रहे हो और यहां आप खेल रहे थे। आपका सेंटेंस और आपका एक्शन किस में चला गया? पास्ट में चला गया। चलें फिर आगे। यहां तक बात हुई क्लियर? अब बात करते हैं अपने किसकी? अब अपने बात करेंगे मेन वर्ब के बारे में। अपने को किसके बारे में बात करनी है? मेन वर्ब के बारे में बात करनी है। और मेन वर्ब के बारे में याद रखना, ये सिर्फ और सिर्फ किसको डिनोट करती है? मेन एक्शन, मुख्य काम को बताती है। ये सिर्फ और सिर्फ क्या बताती है? मेन एक्शन या मेन फीलिंग, मेन एक्सप्रेशन को बताती है। चलें आगे। अब आगे बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब के प्रकार की। तो आप मेरे बच्चों एक बात याद रखना, हेल्पिंग वर्ब होती है दो प्रकार की। कितने प्रकार की? दो प्रकार की हेल्पिंग वर्ब होती है, जिनमें से पहली होगी प्राइमरी। पहली होती है प्राइमरी वर्ब, और प्राइमरी वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी भी कहते हैं, ध्यान रखना इस बात को। और सेकंड जो आपकी वर्ब होती है वो होती है मॉडल्स। आपने ये दोनों नाम सुन रखे हैं, लेकिन आपको याद नहीं है कि कहाँ सुना था। प्राइमरी वर्ब कितनी होती है, मॉडल वर्ब कितनी होती है? तो एक बात याद रखना कि प्राइमरी वर्ब होती है 11। प्राइमरी वर्ब कितनी होती है? 11 होती है। और अगर आपसे पूछा जाए मॉडल्स कितने होते हैं, तो मॉडल्स टोटल 13 होते हैं। कितने होते हैं? 13। चलें आगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल हेल्पिंग वर्ब या टोटल ऑक्सिलरीज कितनी होगी, तो आपका आंसर आएगा कि सर टोटल ऑक्सिलरीज होती है 24। कितनी होती है? 24 होती है। अब एक बार आगे चलो, फिर अपने और डिस्कस करेंगे। आपने देखा कि प्राइमरी वर्ब्स कितनी होती है, तो आंसर आया था 11। और मॉडल्स कितने होते हैं? तो 13। अब मॉडल्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको याद रखने वाली बात है, समझाने वाली कुछ नहीं, तो इसलिए मैं इनको डायरेक्ट लिख देता हूं। तो आप कहोगे मॉडल्स कौन कौन से हैं? एक तो कैन है, कुड है। एक कैन है और एक कुड है। उसके बाद में पूछा जाए और कौन है, तो मे है, मस्ट है, माइट है। मे है, मस्ट है और माइट है। उसके बाद में शैल है, उसके बाद में शैल है, और शैल के साथ में विल है, और शैल का पास्ट शुड है, और विल का पास्ट वुड है। बताओ यहां तक आपको याद हुई कि नहीं हुई? एक तो कैन है जिसका पास्ट कुड है, एक शैल है जिसका पास्ट शुड है, एक विल है जिसका पास्ट वुड है, उसके बाद में मे मस्ट माइट है। ये टोटल 8 हो चुके हैं अपने, सॉरी 9 हो चुके हैं अपने, लेकिन आपने कहा था 13 होते हैं। तो 13 में और कौन कौन से याद रखो? एक आपका यूज्ड टू होता है, एक आपका ought टू होता है, एक आपका नीड होता है, और एक आपका डेयर होता है। अब काउंट कर लीजिए कितने हो चुके हैं आपके, और ये 13 के 13 क्या होते हैं? मॉडल वर्ब होते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कैन, कुड, मे, मस्ट, माइट, शैल, विल, शुड, वुड, ought टू, यूज टू, नीड, डेयर, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मॉडल वर्ब्स है। चलें आगे। तो सर आपने कहा था कि इसके अंदर समझाने वाली बात नहीं, रटने वाली बात है, सही बात कही थी। अब समझने वाली बात इस प्राइमरी के अंदर है। तो मैंने पूछा कितनी होती है, तो कहोगे 11 होती है, लेकिन बनती कितनों से है, तो कहोगे कुछ भी नहीं। क्यों पता ही नहीं। ये बनती है मेरे बच्चों 3 वर्ब से। कितने वर्ब से बनेगी, 3 वर्ब से बनेगी। और ये तीनों वर्ब कौन कौन सी है, याद रखना। ये तीनों वर्ब बनती है, सॉरी ये 11 वर्ब बनती है। एक तो बनेगी डू की फैमिली से, एक बी की फैमिली से, और एक बनेगी हैव की फैमिली से। क्लियर हो गई बात अपनी। कितनों से बनेगी, 3 से बनेगी। कौन कौन सा, एक तो कहोगे डू, एक कहोगे बी, और एक कहोगे हैव से बनेगी। चलें आगे। अब सुनो, आप नोटिस करोगे या ध्यान दोगे तो ये कौन कौन सी वर्ब है। तो डू से एक तो वर्ब रहेगी अपनी डू, सेकंड जो बनेगी वो बनेगी डिड, और थर्ड जो बनेगी वो बनेगी आपकी डज। क्लियर होगी बात अपनी। डू, डिड, डज। चलें आगे। बी, बी से बनेगा आपका इज, एम, आर, और इसी के साथ एक बनेगा वॉज और एक बनेगा वर। बी की फैमिली से ये 5 हेल्पिंग वर्ब बनती है। कौन कौन सी, इज, एम, आर और वॉज, वर। क्लियर होगी बात अपनी। चलो आगे। हैव से बनेगा, एक तो हैव आपका खुद है, एक हैव से बनेगा हैड, और एक है से बनेगा हैज। चलें आगे, काउंट कर लीजिए। काउंट करोगे तो आप नोटिस करना क्या 11 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मैंने कहा 11 आपकी प्राइमरी वर्ब और 13 आपकी मॉडल वर्ब्स है। चलें आगे। अब इनमें और क्या बातें होती है, इनमें बातें और क्या होती है। तो याद रखना कि मॉडल वर्ब्स, मॉडल वर्ब्स सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आती है। सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ आती है। दोनों सब्जेक्ट के साथ आती है। और अब एग्जाम्पल देखो, जैसे दोनों के साथ कैसे आएगी। तो अगर मैं कहूं कि आई ब्लैंक स्पेस डू दिस, और मुझे यूज करना है कैन को, तो आप आई के साथ भी कैन का यूज कर सकते हो। और अगर मैं कहूं ही ब्लैंक स्पेस डू दिस, तो यहां पर भी आप कैन का यूज कर सकते हो। मॉडल्स पर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी मॉडल्स यूज होंगे और प्लूरल के साथ भी मॉडल्स यूज वही होंगे। चलें आगे। लेकिन 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 प्राइमरी वर्ब हमेशा 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 सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। प्राइमरी वर्ब हमेशा और हमेशा सब्जेक्ट पर डिपेंड करती है। इस बात को भी आपको क्या करना है, याद रखना है। कैसे, तो आप एक ट्रिक बता दूं आपको। जिसके लास्ट में एस हो, जिस भी हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में क्या मिले मेरे बच्चों, एस मिले, इसका मतलब वो किसके साथ लगेगी, तो आपका आंसर आएगा सिंगुलर के साथ लगेगी। क्लियर हो गई बात अपनी। जिस भी वर्ब के साथ
एस लगा हो वो किसके साथ आएगी, सिंगुलर वर्ब के साथ आएगी। और जोड़ीदार किसके साथ आएगा, जोड़ीदार हमेशा आएगा प्लूरल के साथ। जोड़ीदार का मतलब वैसे नहीं है, जोड़ीदार का मतलब है कि जो पेयर में आए थे वो। चलें आगे। अब मैं लिख देता हूं सिंगुलर के साथ कौन सी आएगी और प्लूरल के साथ कौन सी आएगी। सिंगुलर के साथ कौन सी आएगी, प्लूरल के साथ कौन सी आएगी। एक बार वो सारे के सारे पेयर अपने याद कर लेते हैं। तो डू, डज, एस किसके साथ है, डज के साथ है। तो याद रखना सिंगुलर के साथ हमेशा डज आता है और प्लूरल के साथ हमेशा डू आता है। चले आगे। उसके बाद में याद रखना कि सर इज, एम, आर, एस किसके साथ है, तो कहोगे कि एस सर सिंगुलर के साथ है, तो सॉरी इज के साथ है। तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आता है, इज आता है। जोड़ीदार किसके साथ आता है, आर के साथ आता है। लेकिन आई को छोड़ करके, आई के साथ हमेशा हमेशा क्या आएगा, एम आएगा। और बाकियों के साथ, अदर के साथ यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा। अदर के साथ क्या आएगा, आर आएगा। चलें आगे। अदर के साथ क्या आएगा, आर आएगा। अगला पेयर कौन सा है, अगला पेयर है सर वोज और वर का है, वोज और वर का है। तो याद रखना कि एस किसके साथ है, तो आप कहोगे कि सर वोज के साथ है। तो सिंगुलर के साथ क्या आएगा, वोज आएगा। और इसके साथ में एक आई है, आई के साथ भी क्या आएगा, वो जाएगा। आई के साथ भी क्या आएगा, वो जाएगा। लेकिन आई के साथ वर भी आता है। ये आज का आपका क्वेश्चन रहेगा, कल जिसका मैं रिप्लाई दूंगा या नेक्स्ट सेशन में अपना रिप्लाई दूंगा। ठीक है। तो सर जोड़ीदार किसके साथ आएगा, जोड़ीदार प्लूरल के साथ आएगा। लेकिन प्लूरल भी कौन से, यू आ गया, दे आ गया और वी आ गया। और एक केस के अंदर आई के साथ भी आता है। ये आपका आज का होमवर्क है। चलें आगे। सर एक और पेयर बचा है क्या, बिल्कुल बचा है, हैज और हैव का। हैज और हैव का, हैज और हैव का है। तो देखो एस किसके साथ है, तो आप कहोगे कि सर हैज के साथ है। एस किसके साथ है, हैज के साथ है। तो हैज के साथ है तो सिंगुलर के साथ हमेशा क्या आएगा, हैज आएगा। और प्लूरल के साथ में क्या आएगा, हैव आएगा। चलें आगे, चलें भी। उसके बाद में आप क्या देखोगे, आगे चलें। एक बार देखना पेयर कितने हो गए, तो आप कहोगे कि सर 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। 9 वर्ब अपनों ने पढ़ ली, लेकिन आपने 11 बताई थी। बची कौन कौन सी है, तो कहोगे कि सर एक तो डिड और एक बच गया आपका हैड। तो याद रखना ये डिड और हैड दोनों मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दोनों ही मेन वर्ब की क्या है, सेकंड फॉर्म है। और सेकंड फॉर्म पर कभी भी सब्जेक्ट का कोई असर नहीं होता। तो इसका मतलब ये सिंगुलर के साथ भी आएगी और प्लूरल के साथ भी। सेम ही सिचुएशन हेड के साथ है, तो सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी हेड। चले आगे। इस चीज की प्रैक्टिस करेंगे अपने। कुछ एक सेंटेंस देता हूं, आप बनाओगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा आई ब्लैंक स्पेस वॉचिंग टीवी यस्टरडे। आपको यूज करना है वॉज और वर। सेकंड, ही ब्लैंक स्पेस वॉकिंग देयर एट प्रेजेंट। यूज करना है आपको इज, एम और आर में से। ही ब्लैंक स्पेस टू प्ले, आपको यूज करना है हैज और हैव। उसके बाद में आपको देखना है आई ब्लैंक स्पेस
कम बैक। यूज करना है डू और डज से, डू डज प्लस में नॉट। अगर आपका आंसर डू है तो डू नॉट लग जाएगा, डज है तो डज नॉट लग जाएगा। अगला सेंटेंस, इफ आई ब्लैंक स्पेस अ बर्ड आई वुड फ्लाई, आई वुड फ्लाई। यहां पर भी आपको वॉज और वर में से एक चूज करना है। तो ये आपका आज क्या है, होमवर्क है। और एक क्वेश्चन वो भी लिख लेना। क्वेश्चन है, आई के साथ वर कब लगता है, आई के साथ वर कब लगता है, ये आपका क्वेश्चन है आज का। और ये 5 सेंटेंस है जिसके अंदर आपको हेल्पिंग वर्ब अप्लाई करनी है। और उसी के साथ आपको कल के क्वेश्चन का जो जवाब था वो दे देता हूं मैंने। एक का तो मैंने दे दिया है, दूसरे का दे देता हूं मैं। मैंने पूछा था कि आई अगर एक है तो वो प्लूरल में क्यों है ना, प्लूरल में क्यों है। आई अगर एक है तो वो प्लूरल में क्यों है। तो मेरे बच्चों याद रखना, जिस तरह से आप हिंदी में पुरुष पढ़ते हो, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, सेम कंडीशन अपने इंग्लिश में भी होती है, जिन्हें हम कहते हैं पर्सन, जिन्हें हम क्या कहते हैं, पर्सन कहते हैं। PER होगा यहाँ पे, ध्यान रखना। स्पेलिंग क्या होगी, PERSON, पर्सन। और इंग्लिश में भी सेम 3 पर्सन होते हैं। और तीनों पर्सन कौन कौन से हैं, तो याद रखोगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब तीनों पर्सन को मैं एक ट्रिक से याद दिला देता हूं। मैंने कैसे याद किए थे, भंडारे में गए हो कभी। अब भंडारे में जाते हो तो लिखता पड़ा सारा ही करे, लिखता पड़ा मतलब पहला मैं, पहला मैं, पहला मैं, है ना। लड़ पड़ते हैं लोग खाने के लिए, सभी के साथ होता है। अगर आप भंडारे में जाते हो तो प्लानिंग क्या होगी कि सबसे पहले कौन खाएगा, मैं खाऊंगा। सबसे पहले कौन खाएगा, मैं खाऊंगा। मैं का मतलब आई। और अगर आप ग्रुप में हो तो सारों पहले आपा खावांगा, यानी कि हम, सबसे पहले हम खाएंगे या फिर मैं खाऊंगा। क्लियर होगी बात अपनी। मेरे बाद में तू खा लेना, मेरे बाद में तुम खा लेना, यानी कि यू। मेरे बाद में तुम खा लेना। और तेरे बाद में जो भी बच गए वो सारा खा लेगा, जो भी बच गए वो सारे के सारे खा लेंगे। तो याद रखना, सबसे पहले कौन खाएगा, मैं। मेरे बाद में तू, तेरे बाद में सारे। क्लियर होगी बात अपनी। तो फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, सेकंड पर्सन आपका होता है यू, और थर्ड पर्सन आपका होता है अदर्स। क्लियर होगी बात अपनी। अब अदर्स में कौन कौन से, ही, शी, इट और किसी का नाम। चलें आगे। अब आप क्या चीज नोटिस करोगे, आप ध्यान दोगे कि सर इस पर्सन का इन सब्जेक्ट के साथ क्या लिंक है। बिल्कुल लिंक है। लिंक ये है कि सब्जेक्ट को डिसाइड करने का काम ये पर्सन ही करते हैं। क्लियर होगी बात अपनी। 2 प्रकार के सब्जेक्ट पढ़े थे, एक तो पढ़ा था आपने सिंगुलर और एक पढ़ा था आपने प्लूरल। एक तो पढ़ा था सिंगुलर और एक पढ़ा था आपने प्लूरल। अब आगे क्या देखोगे, आगे देखोगे कि सिंगुलर सब्जेक्ट को डिसाइड करने की 2 कंडीशन मानी जाती है, मानी जाती है, ना कि है या कोई कुछ और चीजें। क्योंकि देखो लैंग्वेज यूं तो है नहीं कि एक दिन में बन गई या किसी ने प्रमाण दिया हो। माना जाता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट को बनाने के लिए 2 चीजों की रिक्वायर थी, एक जिसका मीनिंग एक हो, एक जिसका मीनिंग एक हो, सेकंड वो कौन सी पर्सन हो, तो आपका आंसर है थर्ड पर्सन हो। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है तो इसका मतलब वो सिंगुलर सब्जेक्ट है।
अगर ऐसा कोई सब्जेक्ट है जो दोनों कंडीशन को पूरी करा तो वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। लेकिन कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, जैसे मान लो ये तो पूरी कर ली लेकिन ये नहीं की, तो इसका मतलब वो कौन सा सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है। एक बार डिटेल से चेक कर लेते हैं। मैंने कहा था कि सिंगुलर में ही, शी, इट या नेम आता है, ही, शी, इट या नेम आता है ना। और प्लूरल में आई, वी, यू और दे आता है। तो एक बार डिटेल से चेक करते हैं। जिसका मतलब एक के लिए हो, जो थर्ड पर्सन हो वो सिंगुलर होता है, यही बात कही है अपनों ने। एक बार डिटेल से चेक करते हैं। देखो कि मैंने कहा ही का मतलब होता है वह, लेकिन कितनों के लिए, तो आपका कहेगा एक के लिए। पहली कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई। सेकंड कहती है कि थर्ड पर्सन होना चाहिए, तो देखो ये कौन सा पर्सन है, तो थर्ड पर्सन है। दोनों कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई, हुई है ना। चलो आगे। शी का मतलब भी होता है वह, कितने के लिए, तो एक के लिए। पहली कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई। दूसरी कंडीशन कौन सा पर्सन है, तो आप कहोगे थर्ड पर्सन है, तो बताओ दोनों कंडीशन पूरी हुई कि नहीं हुई, हुई है। थर्ड देखो, इट, इट का मतलब होता है यह, और कितने के लिए, एक के लिए, तो बताओ क्या पहली कंडीशन पूरी हुई, कहोगे हाँ। कौन सा पर्सन है, तो कहोगे सर थर्ड पर्सन है ना। और थर्ड पर्सन है तो कौन सा, एक दे भी आता है इसके अंदर, सॉरी, कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। नेम, जैसे मैं कह दूं नोहर, जहां अपनी क्लास चल रही है, अपने बात करते हैं लड़का, राम, गीता, संगीता, कोई भी नाम ले लो। क्या ये नाम ज्यादा चीजों को दर्शा रहे हैं क्या, नहीं, एक को दर्शा रहे हैं। तो इसका मतलब किसी का नाम क्या होता है, एक होता है ना। और कौन सा पर्सन है, तो कहोगे कि सर ये भी थर्ड पर्सन है। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। क्लियर होगी बात अपनी। और अगर आपसे पूछा जाए कि सर ये बात तो आपकी समझ में आ गई, इधर वाली साइड क्या कहती है, तो देखो वी का मतलब होता है हम। क्या अकेला व्यक्ति हम वर्ड यूज करेगा, कर लेते हैं, और कर लेते हैं तो वो एटीट्यूड से भरा हुआ है, वो एटीट्यूड से भरा हुआ है। लेकिन हम जो वर्ड है वो डिनोट करता है ग्रुप को, किसे, ग्रुप को डिनोट करता है, मतलब एक से ज्यादा, मोर देन वन। अब पहली कंडीशन इसने पूरी नहीं की तो किस में जाएगा, प्लूरल में। यू देखो, यू का मतलब है तुम। अब तुम जरूरी नहीं कि एक के लिए हो, लेकिन सभी के लिए भी आ सकता है। जैसे मैं कहूं कि तुम बैठो, मैंने एक को कहा, लेकिन मैं कहूं तुम सब बैठो, तुम, अब मैंने यहां सभी के लिए तुम वर्ड यूज कर लिया, किया कि नहीं किया। तुम अपनी किताबें खोलो, एक को थोड़ी कहा है, सभी को कहा है। ते का मतलब होता है वे का मतलब भी होता है किसको डिनोट करने के लिए, ग्रुप के लिए। देखो इन दोनों ने ही पहली कंडीशन पूरी नहीं की है कि नहीं की, नहीं की, तो दूसरी कंडीशन पे जाने की जरूरत ही नहीं है। अब लेकिन आई की जब मैं बात करूं, आई की जब मैं बात करूं तो आई आता है मैं का मतलब होता है सेल्फ, और कितने के लिए, एक के लिए। पहली कंडीशन इसने पूरी की है, पहली कंडीशन इसने पूरी की है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि पर्सन कौन सा है, तो आप कहोगे कि सर ये फर्स्ट पर्सन है, लेकिन मेरे मुन्नो मैंने कौन सा पर्सन कहा था, थर्ड पर्सन कहा था। तो रीजन आपको पता चल गया। यही रीजन है कि आई भले ही एक वचन हो, लेकिन पर्सन कौन सा है, फर्स्ट पर्सन है। लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट डिमांड करता है किसकी, थर्ड पर्सन की, और इसी वजह से आपका जो आई है वो प्लूरल माना जाता है, ना कि सिंगुलर माना जाता है। चलें आगे। अब एक क्वेश्चन और पिछली क्लास से रिलेटेड ही है, इसी के साथ मैं अटैच कर देता हूं। और क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है एवरीवन, एनीवन, ईच वन, समवन और नो वन। अगर ये सब्जेक्ट आ जाए तो ये कौन से हैं, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये भी आपको कल की क्लास में आपको होमवर्क दिया जा रहा है, आज की क्लास में, और कल मैं आपको बता दूंगा। ठीक है,
अब थोड़े से टाइम की वजह से मैं इसी क्लास को यहीं रोकना चाहूँगा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। बाकी अपना फीडबैक आप अपने कमेंट बॉक्स के अंदर दे सकते हो, और आपके सारे के सारे कमेंट्स मैं पर्सनली देखता हूँ और उनका रिस्पॉन्स भी करता हूँ। और बाकी थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड हैप्पी, बी हैप्पी।